So yes, hi guys, a very good afternoon to all of you. I, Arushi Oja Manjal, welcome you all to the Unacademy UGC Net. So yes students, एक बहुत ही अच्छी न्यूज मैं आपके लिए आज लेकर आई हूँ, दैट इज अनअकैडमी के ऊपर जो है वो आपका द ग्रेट लर्निंग फेस्टिवल है वो शुरू होने वाला है। अब ये ग्रेट लर्निंग फेस्टिवल क्या है मैं आपको बताती हूँ। इसके ऊपर जो भी यूजर्स फर्स्ट टाइम अनअकैडमी को सब्सक्राइब करना चाहते हैं फॉर एनी काइंड ऑफ एनटीए यूजीसी नेट सब्सक्रिप्शन के लिए, उनके लिए सब्सक्रिप्शन हुई है अब बिल्कुल फ्री। यस, आपने बिल्कुल सही सुना कि सब्सक्रिप्शन अब बिल्कुल फ्री है। तो इसके अंदर आप लोग 7 डेज का फ्री ट्रायल ले सकते हैं। ये जो बच्चे आपके पास ऑफर है ये बहुत ही लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए, दैट इज फ्रॉम 1 मई, आज से लेके परसों तक, दैट इज 3 मई तक ये ऑफर आपके पास वैलिड है। इसके अंदर बेटा आपको क्या मिलेगा, सारी लाइव क्लासेस मिलेंगी बाय इंडिया के टॉप एजुकेटर्स की तरफ से। आप लोग को बेस्ट इन क्लास स्टडी का मटेरियल मिलेगा, अलग अलग तरह की ट्रैक क्लासेस होंगी, आपके पास टेस्ट होंगे, प्रॉपर प्लानिंग की जाएगी, एमसीक्यूज मिलेंगे, डाउट सेशंस हो गए, एवरीथिंग। सो हाँ जी, जल्दी से जल्दी इस चीज को पढ़ना शुरू कीजिए। इसका सब्सक्रिप्शन जो है वो आप लोग ले सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ज्यादा ऑफर पीरियड सबसे हेल्पफुल है, क्योंकि आपको इसके अंदर इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स, इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर कोर्सेज एंड पीडीएफ और लाइव टेस्ट और क्विजेस जो है वो लोग आपको मिलेंगे। सो बेसिकली आपको क्या करना है, मैं आपको इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अपना पर्सनलाइज लिंक भेजूंगी, जिससे आप लोग क्या कर सकते हैं, ये 7 डे का जो डे का ट्रायल है और सब्सक्रिप्शन फ्री है वो आप लोग ले सकते हैं। सो हरी आप जल्दी कीजिए, डू नॉट वेस्ट योर टाइम एंड गो एंड गेट द अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन फ्री। एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, इसके साथ साथ एक बहुत अच्छी चीज जो है अनअकैडमी के ऊपर हम लोग लेकर आ रहे हैं कि ऑल इंडिया की मॉक टेस्ट सीरीज जो है वो शुरू होने जा रही है एनटीए यूजीसी नेट 2023 के अंदर। ये जो मॉक टेस्ट सीरीज है बच्चे, ये आपकी चलेगी फ्रॉम 7th ऑफ मई से लेके 28th मई तक, हर संडे को रात को 9 बजे। ठीक है जी। इसके लिए स्कॉलरशिप्स के रैंक्स भी दे रखे हैं। जिनका रैंक फर्स्ट आया उनको लैपटॉप मिलेगा, ठीक है, जिनका रैंक 2 आया उनको स्मार्टफोन मिलेंगे, एंड जिनका 3rd आया तो उनको टेबलेट मिलेगा। सो इवन 2 करोड़ रुपीस तक की जो स्कॉलरशिप्स है वो भी वर्थ इट है। तो जल्दी से क्या है, ग्रैब अप कीजिए। जो टॉप रैंकर्स होंगे हर टेस्ट के अंदर उनको क्या होगा, हेडफोन्स जीतने का चांस मिलेगा। सारे जो टेस्ट है लाइव अटेंड कीजिए और एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स आप सबको मिलेंगे। सो जल्दी से जल्दी इनरोल कीजिए 7th मई से 28th में। डू नॉट फॉरगेट, दैट इज ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज जो है वो आपके लिए अनअकैडमी लेकर आ रहा है। सो ये स्टूडेंट्स, आज जो था हमारा टॉपिक था वो ये था, मैंने आपको कहा था कि हम लोग कुछ कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड बिजनेस एथिक्स के कुछ एमसीक्यूज जो हैं वो डिस्कस करेंगे। सो लेट्स हैव अ क्विक लुक एट अ फर्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी बच्चे, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द चेयरपर्सन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड सीईओ शुड बी लीडर्स विद। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का चेयरपर्सन होता है या फिर सीईओ होता है, दैट शुड बी लीडर्स विद। उनके अंदर किस चीज की लीडरशिप होनी चाहिए, विजन होना चाहिए उनके अंदर, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होनी चाहिए, एबिलिटी होना चाहिए लोगों को मोटिवेट करने का, बिजनेस एक्यूमेन होने चाहिए, या फिर ऑल ऑफ द अबव। हाँ जी बताइए क्या करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 1 का। सो यस, फर्स्ट का डी इज द करेक्ट आंसर। दैट इज जो चेयरपर्सन होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का या सीईओ है, उनके अंदर विजन भी होना चाहिए अपनी कंपनी को लेके, उनके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी होनी चाहिए, बिजनेसमैन जैसा एक्यूमेन होना चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए अपने लोगों को मोटिवेट करने की। सो ऑल द फैक्टर्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, दैट जिसके अंदर उनकी मास्टरनी या कह लीजिए मास्टरशिप या लीडरशिप होनी चाहिए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, The corporate governance structure of a company reflects the individual companies। जो कहते हैं जो corporate governance का structure है companies का, वो क्या कहता है, reflect करता है individual companies का cultural and economic system, उनका legal and business system, social and regulatory system, या फिर all of the above। हाँ जी बताइए, ये भी बहुत easy question है, आप लोग जिसे देख सकते हैं कि किसी भी कंपनी का जो गवर्नेंस का जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो कंपनी के डेफिनेटली उसका कल्चर भी दिखाता है, इकोनॉमिक सिस्टम भी रिफ्लेक्ट करता है, उनका लीगल एंड बिजनेस सिस्टम भी उससे रिफ्लेक्ट होता है, सोशल एंड रेगुलेटरी सिस्टम भी रिफ्लेक्ट होता है। तो ऑटोमेटिकली आपका जो सेकंड का करेक्ट आंसर होगा दैट इज सेकंड का
डी इज द करेक्ट आंसर. Moving on to the next question. Question number 3 is on your screen. The first step in the auditing process should be to secure the commitment of. जब भी auditing का process शुरू होगा तो सबसे पहले किसकी commitment लेनी बहुत जरूरी है auditors की तरफ से? Employees, top executives and directors, option C है stockholders या फिर option D है customers. हाँ जी बताइए कि जब ऑडिटिंग प्रोसेस शुरू होता है तो सबसे पहली चीज क्या है, किसकी कमिटमेंट सिक्योर करनी बहुत ज्यादा जरूरी है? एम्प्लॉयज की, टॉप एग्जीक्यूटिव्स एंड डायरेक्टर्स की, स्टॉक होल्डर्स की या फिर कस्टमर्स की? सो यस, थर्ड का क्या करेक्ट आंसर होगा बच्चे? सो यस, थर्ड का बी इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज कंपनी के जो टॉप लेवल एम्प्लॉयज हैं, टॉप लेवल डायरेक्टर्स है, चेयरमैन है, सीईओ है, उनका कमिटमेंट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम कहते हैं ना कि हम घर के जो बड़े होते हैं उन्हीं से सीखते हैं. लाइकवाइज हमारे कंपनी के जो मेन हेड्स होंगे, एग्जीक्यूटिव्स एंड डायरेक्टर्स होंगे, अगर उनका कमिटमेंट होगा ऑडिटिंग प्रोसेस के अंदर, तभी जो है हम किसी और तरह के एम्प्लॉय से या किसी और भी मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन से किसी तरह की कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 देखिए. द 4 टाइप्स ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्लूड. 4 तरह की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. ऑप्शन ए है लीगल, फिलैंथ्रोपिक, इकोनॉमिक एंड सोशल. ऑप्शन बी है एथिकल, मॉरल, सोशल एंड इकोनॉमिक. ऑप्शन सी है फिलैंथ्रोपिक, जस्टिस, इकोनॉमिक एंड एथिकल. या फिर ऑप्शन डी है आपका लीगल, मॉरल, एथिकल एंड इकोनॉमिकल. हाँ जी बताइए किस किस तरह की आपके सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं? बेटा आपने लीगल, इकोनॉमिक, एथिकल, सोशल, मॉरल तो सुना होगा, लेकिन आपको शायद फिलैंथ्रोपिक सीएसआर कौन सी होती है वो मैं आपको क्लियर कर दूं. फिलैंथ्रोपिक रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है कि जो कंपनी के एम है, गोल्स है या जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो एक्टिवली एक तरह से सोसाइटी को क्या कर रहे हैं, एज अ होल बेटर कर रहे हैं. कहते जो सबसे ह्यूज एस्पेक्ट आता है बच्चे आपका कॉर्पोरेट फिलैंथ्रोपी का, कि जैसे कि मान लीजिए कि आप कंपनी के अर्निंग में से कुछ पैसा डोनेट कर रहे हैं कुछ वर्दी कॉजेस के लिए, चाहे आप लोकल कम्युनिटी में हो, कोई ट्रस्ट बना दीजिए, कोई फाउंडेशन बना दिया, तो उस बेसिस पे दैट इज काइंड ऑफ योर फिलैंथ्रोपिक रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो हाँ जी बताइए फोर्थ का क्या करेक्ट आंसर होगा? सो यस, फोर्थ का ए इज द करेक्ट आंसर. दैट इज कंपनी की जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है उसके अंदर लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, दैट इज कंट्री के बाय लॉज को ओबे करना. फिलैंथ्रोपिक में आपको बता चुकी हूँ, इकोनॉमिक सिस्टम के अकॉर्डिंग चलना, एंड एथिकल वैल्यूज को वैल्यू करना. सो यस, फोर्थ का ए इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 5. द गोल ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड बिजनेस एथिक्स एजुकेशन इज टू. कॉर्पोरेट गवर्नेंस और बिजनेस एथिक्स को एजुकेट करने का क्या गोल है? स्टूडेंट्स को उनकी प्रोफेशनल अकाउंटेबिलिटी समझाना कि कैसे वो, और साथ में कि वो सोसाइटी के अंदर अपनी कैसे पर्सनल इंटेग्रिटी को उठा के चल सकते हैं, वे को चेंज करना, तरीकों को चेंज करना कि किस तरह से एथिक्स को स्टूडेंट्स को समझाना चाहिए, और एथिकल स्टैंडर्ड्स क्रिएट करना जिससे कंपनी को, प्रोफेशनल्स को, कंपनी के प्रोफेशनल्स को काम करना चाहिए, या फिर अकाउंटिंग स्टूडेंट्स के वर्कलोड को इंक्रीज करना. तो हाँ जी बताइए फिफ्थ का क्या करेक्ट आंसर होगा फ्रॉम द कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू, कि कंपनीज के अंदर कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड बिजनेस एथिक्स का आजकल इतना रोल क्यों है? ताकि हम स्टूडेंट्स को प्रोफेशनल अकाउंटेबिलिटी सिखा सके, हम एथिक्स को टीच करने का तरीका चेंज कर सकें, या कंपनी के अंदर प्रोफेशनल्स को बता सके कि एथिकल स्टैंडर्ड्स को यूज कैसे करना है, या फिर अकाउंटिंग स्टूडेंट्स के वर्कलोड को इंक्रीज कर सके. सो यस, हरी अब जल्दी बताइए क्या रोल होगा? So yes, fifth का C is the correct answer. That is create more ethic standards by which company professionals must operate. Next is question number 7. The hand of government refers to the. Hand of government का क्या मतलब है? कि गवर्नमेंट की एबिलिटी बिजनेस नेगोशिएशंस के अंदर इंटरफेयर करने की. रोल ऑफ कॉर्पोरेशंस क्या है कि विद इन द लॉ रह के वो कैसे प्रॉफिटेबल हो सकते हैं. नेशनल पॉलिटिक्स का क्या इफेक्ट आता है बिजनेस डिसीजंस के ऊपर, या फिर क्या इम्पैक्ट आता है गवर्नमेंट की चेंजिंग रेगुलेशंस का बिजनेस के ऊपर. सो हाँ जी बताइए हैंड ऑफ गवर्नमेंट का क्या मतलब होगा? इट्स वेरी इजी.
सो यस 6 का बी इज द राइट आंसर, दैट इज कि कॉर्पोरेशंस का क्या रोल है कि वो लॉ के दायरे में रहते हुए भी, लॉज को फॉलो करते हुए भी, गवर्नमेंट की सारी बातें मानते हुए भी वो कैसे अपने बिजनेस के अंदर प्रॉफिट कमा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द इंटरनल ऑडिट फंक्शन इज लीस्ट इफेक्टिव व्हेन द डिपार्टमेंट, कहते हैं जो इंटरनल ऑडिट फंक्शन होता है वो बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं होता जब डिपार्टमेंट नॉन इंडिपेंडेंट होता है, कंपिटेंट होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, एग्जिबिट्स इंटेग्रिटी। सो यस, बड़ा इजी क्वेश्चन है, ये तो कोई भी देख के बता दे कि एक डिपार्टमेंट जो है वो इफेक्टिव तब तक नहीं होगा जब तक उसका इंटरनल ऑडिट फंक्शन जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं है। सो यस 7th का ए इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि अगर वो कॉम्पिटेंट है, ऑब्जेक्टिव है, इंटेग्रिटी है, सब अच्छी क्वालिटीज है, तो नॉन इंडिपेंडेंस इज नॉट द राइट क्वालिटी। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, द प्राइमरी स्टेक होल्डर्स आर, प्राइमरी स्टेक होल्डर्स कौन से होते हैं बच्चे? ऑप्शन ए कस्टमर्स, ऑप्शन बी सप्लायर्स, ऑप्शन सी शेयर होल्डर्स या फिर ऑप्शन डी क्रेडिटर्स। हाँ जी, सबसे इंपॉर्टेंट आपके प्राइमरी, सबसे पहले स्टेक होल्डर्स आपके कौन से होते हैं? So yes, 8th का C is the correct answer, that is shareholders. Primary stakeholders are the main shareholders, the person, वो पर्सन होते हैं जो कि प्राइमरी स्टेक होल्डर्स होते हैं किसी भी कंपनी के अंदर, जो कि आपकी कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, द सोशल इकोनॉमी पार्टनरशिप फिलोसफी एम्फसाइजेस, जो सोशल इकोनॉमी पार्टनरशिप की फिलोसफी होती है वो किसके ऊपर एम्फसाइज करती है? ऑप्शन ए कॉर्पोरेशन एंड असिस्टेंस, ऑप्शन बी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ऑप्शन सी कंपटीशन या फिर ऑप्शन डी रिस्ट्रिक्टिंग रिसोर्सेज एंड सपोर्ट। सो यस 9th का एक है राइट आंसर कि जो सोशल इकोनॉमी पार्टनरशिप की फिलॉसफी है वो ये कहती है कि कॉर्पोरेशन आपस में और असिस्टेंस होना बहुत ज्यादा एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ये जो व्यू है कि बिजनेस जो है वो सोसाइटी की वजह से एग्जिस्ट करता है और बिजनेस को अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या कह लीजिए पब्लिक की एक्सपेक्टेशंस को पूरा करना चाहिए, ये किसका व्यू है? आयरन लॉ ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आर्ग्यूमेंट, एनलाइटेंड सेल्फ इंटरेस्ट आर्ग्यूमेंट, कैपेसिटी आर्ग्यूमेंट या फिर एंटी फ्री लोडर आर्ग्यूमेंट? हाँ जी बताइए। देखिए जो आयरन लॉ ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आर्ग्यूमेंट है उनको हम क्या बोलते हैं, उसका मतलब बेटा सिर्फ इतना सा होता है कि जो लॉन्ग रन में जाके पावर का एक सही तरीके से यूज नहीं करते हैं, जैसे सोसाइटी को लगता है कि पावर का इस वे में यूज होना चाहिए, तो वो लॉन्ग रन में जाके क्या करते हैं, उस पावर को लूज कर देते हैं। तो ये वाला जो व्यू है ऊपर वाली स्टेटमेंट से बिल्कुल भी मैच नहीं करता। नेक्स्ट आपके पास मैं लेकर आती हूं, दैट इज कैपेसिटी आर्ग्यूमेंट। कैपेसिटी आर्ग्यूमेंट का क्या मतलब होगा? और एनलाइटेंड सेल्फ इंटरेस्ट का आर्ग्यूमेंट का यही मतलब होता है बच्चे कि बिजनेस जो है वो सोसाइटी की वजह से आज एग्जिस्ट कर रही है। एक बिजनेस सोसाइटी के कारण जो अपने रिसोर्सेज को यूज करके क्या कर रहा है, बिजनेस के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। तो अगर वो सोसाइटी की पब्लिक एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं करेगा, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा नहीं करेगा, तो वो बिजनेस जो है उसी सोसाइटी के प्लेजर की वजह से नीचे भी आ सकता है। So your correct answer for your question number 10 is 10th का B is the right answer, that is enlightened self-interest argument. Question number 11 देखिए, managerial ethics can be characterized by all of the following levels. आप managerial ethics की characterization कर सकते हैं सारे levels के basis पे, लेकिन इनमें से कौन से level से हम नहीं कर सकते? immoral management, amoral management, demoral management या फिर moral management? हाँ जी बताइए, immoral, amoral, demoral या फिर moral? So
सो यस 11th का सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज डी मॉरल मैनेजमेंट। ये कोई भी तरह का ऐसा लेवल नहीं है जिसके बेसिस पे आप मैनेजरियल एथिक्स को करेक्टराइज करें। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, मोस्ट कंपनीज बिगिन द प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशनल एथिक्स प्रोग्राम्स बाय डेवलपिंग। बहुत सारी जो कंपनीज हैं वो ऑर्गेनाइजेशनल एथिक्स के प्रोग्राम्स जो है वो बनाती हैं, कैसे? बाय डेवलपिंग एथिक्स ट्रेनिंग प्रोग्राम, एथिक ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट करके, कोड ऑफ कंडक्ट के बेसिस पे, एथिक्स इन्फोर्समेंट एंड मैकेनिज्म के बेसिस पे, या हिडन एजेंडास के बेसिस पे। अगर आज हम लोगों बहुत सारी वो कहते हैं कंपनीज जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एथिक प्रोग्राम चलाती है, कैसे क्या डेवलप करती है? वो कोड ऑफ कंडक्ट के बेसिस पे वो पहले डेवलप करते हैं एथिक ट्रेनिंग प्रोग्राम, एथिक्स इन्फोर्समेंट एंड मैकेनिज्म एंड हिडन एजेंडास। So yes, 12th का B is the correct answer, that is कोड ऑफ कंडक्ट के ऊपर बच्चे, या कोड ऑफ कंडक्ट को डेवलप करके क्या है कंपनीज क्या है करती हैं, इस्टेब्लिश करती हैं ऑर्गेनाइजेशनल एथिक्स प्रोग्राम। क्लियर टू एवरीवन? क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, द डैश डिमेंशन ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रेफर्स टू अ बिजनेस सोसाइटल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ टाइम, मनी एंड अदर रिसोर्सेज। ऐसा कौन सा डायमेंशन है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो कि बताता है कि बिजनेस का सोसाइटी के टुवर्ड्स कंट्रीब्यूट होता है, चाहे इन द फॉर्म ऑफ टाइम, मनी एंड अदर रिसोर्सेज? एथिकल, फिलेंथ्रोपिक, वॉलंटरिज्म या फिर स्ट्रेटेजिक? ये तो आपको आना चाहिए क्योंकि ये टर्म मैं आपको भी समझा के हटी हूं। सो यस 13th का बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज philanthropic, right? Question number 14 देखिए, the ability to interpret and adapt successfully to different national, organizational and professional cultures is called। जब एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सक्सेसफुली इंटरप्रेट कर पाती है, सक्सेसफुली अडेप्ट कर पाती है अलग अलग तरह के, चाहे वो नेशनल कल्चर हो, ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर हो, प्रोफेशनल कल्चर हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? नेशनल कंपेटिटिवनेस, ग्लोबल डेवलपमेंट, कल्चरल इंटेलिजेंस या फिर स्टेक होल्डर सेंसिटिविटी? So yes, 14th का C is the correct answer, that this reflects the cultural intelligence कि एक कंपनी कितनी कल्चरली इंटेलिजेंट है कि वो अलग अलग तरह का नेशनल ऑर्गेनाइजेशन या प्रोफेशनल कल्चर क्या कर लेती है, इंटरप्रेट भी कर लेती है और अडेप्ट भी कर लेती है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, स्टेक होल्डर्स आर कंसिडर्ड मोर इंपॉर्टेंट टू एन ऑर्गेनाइजेशन व्हेन। कहते हैं कि जो स्टेक होल्डर्स होते हैं वो एक ऑर्गेनाइजेशन के बहुत इंपॉर्टेंट कंसिडर किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी पावर का यूज करते हैं इन द ऑर्गेनाइजेशन, वो एम्फेसाइज नहीं करते अपने ज्यादा कि उनके इश्यूज ज्यादा अर्जेंट है या उनके इश्यूज लेजिटिमेट नहीं होते हैं, या फिर वो आर्टिकुलेटली अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो हाँ जी बताइए, व्हाई फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन दे आर वेरी मच इंपॉर्टेंट? कि वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपनी पावर यूज कर सकते हैं, वो इश्यूज की अर्जेंसी के ऊपर ज्यादा एम्फेसाइज नहीं करते हैं, उनके इश्यूज ज्यादा लेजिटिमेट इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, या फिर ये कह लीजिए कि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। हाँ जी, व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सो यस 15th का A is the correct answer कि they can make use of their power on the organization, that's why stakeholders are considered more important to an organization। Question number 16 देखिए, जो corporate governance structure of company that reflects the individual companies, ये question वैसे repetitive है but still चलो हम लोग करेंगे डिस्कस कि जो corporate governance structure होता है कंपनी का वो एक इंडिविजुअल कंपनी का क्या रिफ्लेक्ट करता है? ऑप्शन ए कल्चरल एंड इकोनॉमिक सिस्टम, ऑप्शन बी लीगल एंड बिजनेस सिस्टम, ऑप्शन सी सोशल एंड रेगुलेटरी सिस्टम, या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव?
हाँ जी बताइए। So yes, 16th का D is the correct answer. That is all of the above is the right answer because corporate governance का जो structure होता है वो कंपनी के, चाहे वो उसका कल्चरल सिस्टम हो, इकोनॉमिक सिस्टम हो, लीगल सिस्टम हो, बिजनेस सिस्टम हो, सोशल हो, रेगुलेटरी हो, कोई भी तरह का सिस्टम हो, वो सब चीजें उसके अंदर क्या हो जाती हैं, रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 17, an organization's obligation to act to protect and improve society's welfare as well as its own interest is referred to as। जब एक ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर एक ऑब्लिगेशन होती है कि वो खुद को भी इंप्रूव करे, प्रोटेक्ट करे, साथ ही साथ में सोसाइटी के वेलफेयर को भी इंप्रूव और प्रोटेक्ट करे, तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑर्गेनाइजेशन का सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो कैसे सोसाइटी के नीड्स को रिस्पॉन्ड करता है, कॉर्पोरेट ऑब्लिगेशन या फिर बिजनेस एथिक्स। हाँ जी बताइए, व्हाट इज दैट, व्हाट इज दिस थिंग कॉल्ड, क्या होगा 17th का आंसर। मैं फिर से बता देती हूँ, जब एक ऑर्गेनाइजेशन की एक ऑब्लिगेशन होती है कि वो सोसाइटी के वेलफेयर को प्रोटेक्ट और इंप्रूव करे, साथ ही साथ में अपने इंटरेस्ट का भी पूरा ध्यान रखे, तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं। ऑर्गेनाइजेशन की सोशल रिस्पॉन्सिबनेस कि वो कैसे सोसाइटी की नीड्स के टुवर्ड्स रिस्पॉन्ड करता है, कॉर्पोरेट ऑब्लिगेशंस या फिर बिजनेस एथिक्स। हाँ जी बताइए 17th का क्या करेक्ट आंसर होगा। So yes, 17th का A is the correct answer, that is organizational social responsibility. Question number 18 देखिए, an organization's appropriate tone at the top promoting ethical conduct is an example of। एक ऑर्गेनाइजेशन का एक बिल्कुल सही तरीका होना टॉप मैनेजमेंट से ही कि एथिकल कंडक्ट को प्रमोट करना चाहिए, वो किस चीज का एग्जाम्पल है, कि एथिक्स के टुवर्ड्स कितनी सेंसिटिविटी है, एथिक्स का इंसेंटिवनेस, एथिकल बिहेवियर या फिर कॉन्सिक्वेंशियलिस्ट। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। जब टॉप मैनेजमेंट ही शुरू से आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक एप्रोप्रिएट टोन में एथिकल कंडक्ट को प्रमोट कर रही है, तो वो किसका एग्जाम्पल माना जाएगा, एथिक्स के टुवर्ड सेंसिटिविटी, एथिक्स के इंसेंटिव्स, एथिकल बिहेवियर या फिर कॉन्सिक्वेंशियलिस्ट। सो यस 18th का C is the correct answer, very good, that is called your ethical behavior। इससे पता लगता है कि टॉप मैनेजमेंट ही शुरू से क्या करना चाह रही है, एथिकल बिहेवियर को प्रमोट करना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज करेक्ट। इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में ठीक है। ऑप्शन ए, कॉर्पोरेट गवर्नेंस से ग्रोथ होती है। ऑप्शन 2, जो गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस है उससे क्या होगा, आप काफी रिस्क लेंगे। ऑप्शन 3, कॉर्पोरेट गवर्नेंस से क्या होता है कि आप प्रॉम्प्ट और इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग ले सकते हैं। एंड ऑप्शन डी क्या आता है कि जो एम है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का वो क्या है कि शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना और लोकल इकोनॉमीज को भी प्रोटेक्ट करना। तो हाँ जी बताइए 19th का क्या करेक्ट आंसर है। सो यस वेरी गुड, 19th का ए इज द करेक्ट आंसर कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस से क्या होती है, ग्रोथ होती है। वेरी गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट आता है आपके पास लास्ट क्वेश्चन, दैट इज योर 20th क्वेश्चन। कोड ऑफ कंडक्ट एंड कोड्स ऑफ एथिक्स क्या होते हैं। ऑप्शन ए है, आर फॉर्मल स्टेटमेंट्स दैट डिस्क्राइब व्हाट एन ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेक्ट ऑफ इट्स एम्प्लॉयज। ये एक ऐसी स्टेटमेंट्स है जो कि ये बताती हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन को अपने एम्प्लॉय से क्या एक्सपेक्टेड होता है। ऑप्शन बी, बिकम नेसेसरी ओनली आफ्टर अ कंपनी हैज बीन इन लीगल ट्रबल। ये चीजें तभी जरूरी हैं जब एक कंपनी कोई तरह के ट्रबल में, लीगली किसी तरह की प्रॉब्लम में आ जाती है। या फिर ऑप्शन सी, आर डिजाइन फॉर टॉप एग्जीक्यूटिव्स एंड मैनेजर्स नॉट रेगुलर एम्प्लॉयज। इनको इसीलिए डिजाइन किया जाता है सिर्फ टॉप एग्जीक्यूटिव्स और मैनेजर्स के लिए, बाकी सारे एम्प्लॉयज के लिए इनको डिजाइन नहीं किया जाता। ऑप्शन डी, रेयरली बिकम एन इफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ द एथिक्स एंड कंप्लायंस प्रोग्राम, कि ये कभी कभार एक इफेक्टिव कंपोनेंट की तरह प्रूव होते हैं किसी भी तरह की चीज के अंदर।
तो हाँ जी बताइए आपके अकॉर्डिंग क्या करेक्ट आंसर है कि कोड ऑफ कंडक्ट एंड कोड ऑफ एथिक फॉर्मल स्टेटमेंट्स है जिससे ये डिस्क्राइब किया जाता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन कैसे क्या अपने एम्प्लॉय से एक्सपेक्ट करती है। सिर्फ तभी जरूरी है कि कंपनी जब लीगल ट्रबल में हो, सिर्फ टॉप एग्जीक्यूटिव्स एंड मैनेजर्स के लिए डिजाइन की गई है लेकिन रेगुलर एम्प्लॉयज के लिए नहीं है। रेयरली कभी कभार एक इफेक्टिव कंपोनेंट बनती है एथिक्स का और कंप्लायंस प्रोग्राम का। सो हाँ जी बताइए 20th का क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? हाँ जी, कोड ऑफ कंडक्ट एंड कोड ऑफ एथिक आर व्हाट? फॉर्मल स्टेटमेंट्स necessary only after companies in legal trouble, designed for top executives and managers, या फिर rarely become an effective component of ethics and compliance program. So yes, 20th का A is the correct आंसर कि ये एक तरह की आपकी फॉर्मल स्टेटमेंट्स होती हैं जो कि डिस्क्राइब करती हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉय से क्या एक्सपेक्ट करते हैं। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए वीडियोस को और बहुत सारे कमेंट्स कीजिए एंड यस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अनअकैडमी यूजीसी नेट। अब मैं आपको थोड़ी सी ही देर में मिलूंगी और उसके बाद हम लोग बिजनेस एथिक्स के रिगार्डिंग और भी बहुत सारे एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद अनअकैडमी यूजीसी नेट एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। बट येस लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक बार मैं आपको और ऑफर के बारे में बता दूं बच्चे कि अनअकैडमी के ऊपर जो है वो द ग्रेट लर्निंग फेस्टिवल जो है वो स्टार्ट हो रहा है, जो कि आज से स्टार्ट हो चुका है। इट्स फ्रॉम 1 मई से लेकर 3 मई तक ये ऑफर आपके पास है। इसके अंदर आपको एक्सक्लूसिवली 7 डेज का फ्री ट्रायल मिलेगा। आप इंडिया के टॉप एजुकेटर से लाइव क्लासेस ले सकते हैं, आपको बहुत अच्छा बेस्ट स्टडी मटेरियल मिलेगा, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज और पीडीएफ्स मिलेंगे। सो जल्दी से जल्दी लर्न करना शुरू कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। उसके लिए आप लोग को मैं आपको पर्सनलाइज लिंक जो है वो सेंड कर दूंगी और उसको कोड वो यूज करके आप लोग जो सब्सक्रिप्शन है वो फ्री पा सकते हैं। दूसरी बात आपको मैं बता दूं, जो सबसे अच्छी न्यूज है जो अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है कि इंडिया के अंदर ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज जो है वो एनटीए यूजीसी नेट 2023 के लिए शुरू हो रही है। ये जो सीरीज है वो मई 7 से मई 28 तक चलेगी, हर संडे रात को 9 बजे। और अगर आप लोग सारे टेस्ट जो हैं वो लाइव अटेंड करेंगे तो आपको अलग अलग तरह के एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स मिलेंगे। जो भी टॉप रैंकर होगा हर टेस्ट में उसको हेडफोन्स जीतने का मौका मिलेगा। जो जिसका फर्स्ट रैंक आएगा उनको लैपटॉप मिलेगा, रैंक 2 को स्मार्टफोन एंड रैंक 3 इज द टेबलेट। तो जल्दी से जल्दी इनरोल कीजिए, टर्म्स एंड कंडीशंस डेफिनेटली अप्लाइड। सो यस, बिना इस मौके को अपने हाथ से जाने दिए और इस चीज को जल्दी से शुरू कीजिए। ठीक है जी, all right then, I will see you in some time. Bye bye, take care, thank you so much.